सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, ये कंटिन्यूशन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, जो अर्लियर अटेम्प्ट साइंटिस्ट वगैरह ने किया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था डोबेर्नियर ट्राइड्स, ठीक है, और उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। दोनों की खासियत को देखा था, और वो देखा था कि क्या वो वजह थी कि जिसके वजह से वो लॉ वगैरह फेल हो गया। ठीक है, तो न्यूलैंड का भी अलग ड्रॉबैक था और डोबेनियर का अलग था। तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन और अटेम्प्ट्स ट्राई चल रहे थे। और जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो मेन कंट्रीब्यूटर थे, वो एक रशियन केमिस्ट थे जिनका नाम था दिमित्री मेंडेलेव। ठीक है, एक रशियन केमिस्ट थे और इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। ठीक है, वो हम लोग बाद में समझेंगे क्या था मेंडेलीव। ठीक है, इन्होंने अपना योगदान दिया। उस समय क्या था कि एट दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। आज तो 100 प्लस एलिमेंट्स हैं, लेकिन उस समय केवल 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो इसको इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और अपना एक लॉ बताया कि इसमें इन्होंने किया कैसे ये प्रयास। तो देखो बच्चों, ये क्या किया इन्होंने, 63 एलिमेंट्स हैं तो 63 कार्ड्स बना लिया, पेपर के कार्ड्स ऐसे बना लिया। ठीक है, इस तरीके से 63 कार्ड्स बना लिए ऐसे, इस तरीके से कई कॉलम और ग्रुप में। इस इधर से आपका जो रो हो गया और इधर आपका कॉलम हो गया, तो इस तरह बना लिया। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें जैसे एलिमेंट वन का नेम दे दिया, एलिमेंट वन हो गया, एलिमेंट टू हो गया, ठीक है, एलिमेंट थ्री हो गया। इस तरीके से एलिमेंट्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और क्या पाया कि जो आपके, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ही क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो उन्होंने जो स्टडी किया उसके हाइड्राइड्स और ऑक्सीजन को, हाइड्राइड्स को और ऑक्साइड्स को, ठीक है, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स को उन्होंने स्टडी किया और एक कंक्लूजन पे निकला। वो एक कंक्लूजन पे आए कि जैसे एलिमेंट वन कम रिएक्टिव था, एलिमेंट थ्री बहुत रिएक्टिव था, फिर एलिमेंट फोर लगभग वन के रिएक्टिव था। मतलब ये एक पिक्चोरियल मैं फ्लोचार्ट बता रहा हूँ आपको समझने के लिए कि हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स को स्टडी किया और उन्होंने उस प्रॉपर्टीज को जो है इस पे लिख दिया कार्ड्स पे। ठीक है, ऐसे 63 कार्ड्स पे लिख दिया। तो उन्होंने बच्चों क्या किया कि एक तरह के प्रॉपर्टीज को पजल्स करने वाले एलिमेंट्स को एक जगह रख दिया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कॉलम भी रख दिया, उसी तरह दूसरे तरह के प्रॉपर्टीज को पजल्स करने वाले एलिमेंट्स को दूसरे में रख दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते इन्होंने अरेंज किया सारे एलिमेंट्स को। तो इन्होंने फिर अपना एक लॉ दिया जो कि फेमस हुआ आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, वो हम लोग समझेंगे, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अब आप देखिए कि इस लॉ को समझने के पहले आप ये समझिए कि पीरियोडिक का क्या मतलब होता है। व्हाट डू मीन बाय पीरियड या पीरियोडिक। देखिए, पीरियोडिक ये होता है कि एनीथिंग विच अकर एट अ, एनीथिंग, मैं लिखवा दूं उसको, आप नोट्स में ऐड कर लेना, एनीथिंग विच अकर्स रेपिटेटिवली, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि जैसे कि आप 10 बजे अपने घर से निकले और उसके बाद स्कूल आप 10:30 बजे पहुंचे। ठीक है, ये आपका होम हो गया और ये स्कूल हो गया। ठीक, 10:30 बजे। फिर उसके बाद मान लीजिए कि आप 2 बजे फिर स्कूल से चले और आप 3 बजे तक आप क्या हुआ, घर वापस पहुंच गए। तो देखिए आप, ये मान लीजिए डे वन को आपने ऐसा काम किया, मंडे को। ठीक है, मंडे को आपने ऐसा काम किया कि 10 बजे घर से निकले और स्कूल 10:30 बजे पहुंचे, फिर आपने क्लास अटेंड किया, 2 बजे घर से निकले और 3 बजे पहुंच गए। फिर उसके बाद डे टू को भी आपने यही किया। डे टू
मतलब ट्यूसडे को भी आपने ऐसे ही किया, 10 बजे निकले, 10:30 बजे पहुंचे, 2 बजे, 3 बजे, फिर इसी तरह करते करते पूरा डे 6 तक आपने ऐसे ही करते ही चले गए, आपका अप टू सैटरडे। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ पीरियोडिक का। तो आप देखो, एक फिक्स टाइम पे आप होम से निकलते हो, एक फिक्स टाइम पे आप स्कूल पहुंचते हो, फिर एक फिक्स टाइम पे आप स्कूल से चलते हो और फिक्स टाइम पे घर पे पहुंचते हो, और ऐसा आप रेपिटेटिव 7 दिन, सॉरी 6 दिन तक करते हो। तो ये चीज क्या हो गया, एक पीरियोडिसिटी हो गया। मतलब आप क्या कर रहे हो कि कुछ चीज को रिपीट कर रहे हो एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब 10 बजे निकले, 10:30 बजे पहुंचे, ठीक है, तो अब अगले दिन सुबह 10 बजे निकलोगे, 10:30 बजे पहुंचोगे स्कूल। क्लियर? तो ये बात क्लियर हुई। आप अगर इसको नोट करना चाहो तो ऐसी एग्जाम्पल के लिए नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो देखिए फिर क्या हुआ कि इसी चीज को हम लोग पीरियोडिक कहते हैं। तो एनीथिंग विच अकर्स रेपिटेटिव एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, फिजिक्स वगैरह में भी आप पीरियोडिक मोशन वगैरह पढ़ोगे, ऑफ टाइम। ठीक, तो इन्होंने ये देखा बच्चों कि एक, अब इसमें क्या रेपिटेटिव रहेगा इन केमिकल क्लासिफिकेशन, तो जो रेपिटेटिव एलिमेंट रहेगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। रेपिटेटिव जो एलिमेंट होगा बच्चों, देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं फ्लो चार्ट की तरह बता रहा हूँ, ताकि आपको कुछ मगअप करने की जरूरत ना पड़े। आप इस चीज को भी अगर ध्यान रखोगे तो एग्जाम में अच्छे से लिख लोगे। तो रेपिटेटिव एलिमेंट इसमें क्या बना, वो बना केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज रेपिटेटिव बन, मतलब कि अगर आप अरेंज करते हो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या किसी ऑर्डर में, तो प्रॉपर्टी आपकी रिपीट करती है। तो मैं लिखवा दूं यहां पर, आप देखिए लॉ लिख लीजिए, जो आपका लॉ था। देखिए लॉ भी पूछता है आपको, ये लॉ कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, जो मेंडलीव लॉ था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन, आर द पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन मतलब ये टेक्निकल वर्ड था इसलिए मैंने एग्जांपल से बताया आपको, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक, मतलब आपने एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी ऑर्डर में रखा, तो आपने देखा कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के, वो आपके क्या हो गए बच्चों, पीरियोडिक, मतलब वो रिपीट करेंगे कुल मिला के। क्लियर? तो ये तो लॉ, ये आपका 1 नंबर पे मान लीजिए आ जाता है। ठीक है, 1 नंबर में ये आ गया, 1 नंबर में अचीवमेंट आ गया, या 1 नंबर में ड्रॉबैक आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसके चलते हैं अचीवमेंट पे, कि इससे इन्होंने क्या अचीव किया, क्या एक्नॉलेज। तो अचीवमेंट्स की तरफ हम लोग आते हैं। अचीवमेंट क्या थी इनकी, अचीवमेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल इनकी थी, क्या अचीवमेंट। देखिए इन्होंने बहुत ही बोल्डली 2 बातें रखी, और उसको फिर बाकी केमिस्ट ने एक्सेप्ट किया, और उनके पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन को बहुत ही सिग्निफिकेंट माना। ठीक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट माना, क्योंकि ये फर्दर भी आपको बहुत ही हेल्पफुल था ऑर्गेनाइज करने के लिए एलिमेंट्स को, फ्यूचर एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक बात तो उन्होंने ये रखी बच्चों कि आप जैसे मान लीजिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स को रखे थे, तो कहीं कहीं एट सम प्लेसेस ये क्या किए कि कुछ लाइटर एलिमेंट्स को प्लेस किए। ठीक है, कुछ लाइटर एलिमेंट्स को इन्होंने प्लेस किया हैवी एलिमेंट्स के पहले। एट सम प्लेसेस लाइटर मतलब एटॉमिक मास कम होगा, लाइटर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड बिफोर हैवी एलिमेंट्स। तो आप कहोगे सर फिर ये कैसे सिग्निफिकेंट हुआ, ये चीज इन्होंने इसी की लिए किया था ताकि आपकी जो है प्रॉपर्टीज जो है डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, सो एज टू not disturb the periodicity of the properties, not disturb the periodicity। बहुत ही बोल्ड स्टेप है। अपने ही स्टेटमेंट को इन्होंने कहा कि ये पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए,
ठीक है, और उसके बाद उन्होंने लाइटर एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया ताकि भाई एलिमेंट्स जो है ना डिस्टर्ब हो। और दूसरा बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ही केप्ट सम एम्प्टी स्पेस। जैसे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था ना उन्होंने, ऐसे इस तरीके से किया था, तो एलिमेंट 1 एलिमेंट 2, तो इन्होंने क्या किया बच्चों कि ये ऐसे ऐसे खाली स्पेस छोड़ दिए बीच में, फिर एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कर दिया। तो ऐसे ऐसे इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन्होंने कहा कि ये एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, जब डिस्कवर होंगे तब वो इस जगह पे बैठे जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप अरेंज कर रहे हो और आप फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर रहे हो। ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज किया, कुछ खाली जगह छोड़ दिया, बोला कि अभी एलिमेंट्स नहीं है लेकिन जब फ्यूचर में कभी ये एलिमेंट्स आएंगे तो इसी जगह पे प्लेस होंगे। तो बहुत ही बड़ी बात है बच्चों ये। ठीक है, तो ही केप्ट सम एम्प्टी स्पेस, सम एम्प्टी स्पेस, आप नोट्स में इसको लिख लेना, इन हिज टेबल, इन हिज टेबल, और उसको नाम दे दिया एका। एका मतलब अभी अभी ये, ठीक है, डिस्कवर नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे बताए, एका बोरॉन, ठीक है, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, और एका आपका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। ठीक है, ये वर्ड मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, एका बोरॉन, ठीक है, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। तो ये 3 जगह इन्होंने खाली रख दिया कि भाई जब भविष्य में कभी डिस्कवर होंगे तो एक एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूं कि एका एल्यूमिनियम जब बाद में डिस्कवर किया गया तो वो पाया गया बच्चों, वो था गैलियम। ठीक है, अभी तो जैसे आप वेरिएबल मानते हो ना मैथमेटिक्स में, कोई चीज ना मालूम हो एज वगैरह, तो आप क्या मानते हो, एक्स वगैरह मानते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से इन्होंने एका वर्ड को यूज किया और उन्होंने जगह छोड़ा। तो बाद में देखा गया कि जो एका एल्यूमिनियम का जो जगह छूटा था वहां एका एल्यूमिनियम उन्होंने लिखा, तो उस जगह जितनी भी प्रॉपर्टीज उन्होंने कार्ड में मेंशन की वो जो है पूरी की पूरी गैलियम से मिलती जुलती है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी बच्चों। ठीक है, और इसके बाद एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ये सब आप बोर्ड्स में लिख सकते हो, कि आपका नोबल गैस जो अभी तक एक्सप्लेन लोगों ने नहीं कर पाया था उसकी प्रॉपर्टीज को, वो मेंडलीव ने आपका प्रेडिक्ट किया। क्लियर बच्चों, तो नोबल गैस जो वो उन्होंने उसको एक प्लेस दिया, नोबल गैसेस वर गिवन a place in his table। ठीक है, वह गिवन अ प्लेस कह लो या यहां पे आप लिख लो सेपरेट प्लेस, क्योंकि बच्चों क्या था ना कि नोबल गैस बहुत ही कम कंसेंट्रेशन में एटमॉस्फेयर में होता है, तो वो डिस्कवर लोग नहीं कर पाए थे। लेकिन जब बाद में इन्होंने उसको जगह दिया और वो गैस खोजे गए, नोबल गैस जैसे समझ रहे हो ना, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, इनर्ट गैसेस जो है आपका। ठीक है, जैसे कि नोबल गैस मैं लिख दूं, आपका क्या है, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, ये सब आपके इनर्ट गैस है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो इसको इन्होंने एक नया ग्रुप दिया, वह गिवन अ सेपरेट प्लेस इन स्टेबल। ठीक है, और बाद में लेटर ऑन जब आविष्कार किया गया तो देखा गया कि ये इसी जगह फिट होते हैं और एग्जिस्टिंग ऑर्डर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ था। वह गिवन अ सेपरेट प्लेस इन स्टेबल एंड फर्दर व्हेन डिस्कवर्ड, जब इसको आविष्कार किया गया, डिस्कवर्ड दे जो डू नॉट डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, दे डू नॉट डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। क्लियर बच्चों, तो एग्जिस्टिंग ऑर्डर उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। बहुत, ये तीनों अचीवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसके बाद ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव रखी गई। तो आपका ये अचीवमेंट पूछ सकता है, तो आप इसको बता देना, ये तीनों अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं ड्रॉबैक पे।
क्लियर बच्चों? तो इसके जैसे सारे साइंटिस्ट के लिमिटेशन था अपना अपना पीरियोडिक टेबल का, उसी तरीके से इन्होंने इनके भी पीरियोडिक टेबल में एक कुछ लिमिटेशंस आए, तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस, क्योंकि ये लिमिटेशन के बाद ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एग्जिस्टिंग अभी चल रहा है वो आविष्कार किया गया। लिमिटेशंस क्या क्या थे? तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला लिमिटेशन तो ये था कि ये जो आइसोटोप थे वो एक डिफिकल्टी बन गई इनके लिए, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स बताने के लिए मैं पहले बता दूं कि ये क्या होता है। आइसोटोप्स बच्चों एलिमेंट्स के होते हैं जो कि सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, हैज 3 आइसोटोप्स। क्या क्या है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें एटॉमिक मास जो है आपका, एटॉमिक नंबर सबका क्या है? 1 1 1। ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है आपका? 1 2 3। ठीक है, तो इन्होंने बच्चों क्या किया था कि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। तो क्या किया कि सारे जो आइसोटोप्स हैं एक एलिमेंट के, देखो डिफरेंट एटॉमिक मास को उन्होंने अरेंज किया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो यहाँ पर एटॉमिक मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एटॉमिक आइसोटोप्स को क्या हुआ? 3 जगह दी। ठीक है, जैसे मान लो कि इस तरीके से दिया, प्रोटियम को अलग जगह दिया, ड्यूट्रियम को अलग, ट्रिटियम को अलग। लेकिन देखा गया कि प्रोटियम हो, ड्यूट्रियम हो, ट्रिटियम हो, तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम थी। तो यहां पर ये लॉ इनका फेल हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है। तो सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है आइसोटोप का। तो आइसोटोप possessed a challenge, posed a challenge। ठीक, posed a challenge, इतना आप लिख सकते हो बोर्ड में। ठीक है, और समझाने के लिए आप ऐसे बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल पहले बता देना कि आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एग्जांपल दे देना कि हाइड्रोजन का जैसे 3 आइसोटोप होता है, एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। चूंकि एटॉमिक मास डिफरेंट होता है तो डिफरेंट जगह उन्होंने दिया, जो कि सही बात नहीं थी, क्योंकि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक बच्चों, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था। दूसरा एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट जो ड्रॉबैक था वो था हाइड्रोजन। ठीक है, ही could not give a fixed position to हाइड्रोजन। तो इससे क्या फर्क पड़ा और ऐसा इन्होंने क्यों किया? सबको जगह दिया लेकिन हाइड्रोजन को क्यों नहीं जगह दिया? तो उसका रीजन ये था बच्चों कि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज थी, यहां मैं लिख दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, या रादर आप केमिकल प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। वो बच्चों क्या थी? सिमिलर थी किसके? एल्कली मेटल्स के, एल्कली मेटल्स के। ठीक है, और वो जो प्रॉपर्टीज थी वो उसके भी सिमिलर थी, किसके? आपके हैलोजेंस के। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बड़ा कंफ्यूजन हुआ। एल्कली मेटल भी जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसमें भी इन्होंने देखा कि सेम प्रॉपर्टीज है। हैलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसमें भी आपका देखा कि ये क्या हुआ कि सेम प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब में, और ये आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो इसमें देखा कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से मिल रही है और हैलोजन से भी मिल रही है। तो इन्होंने कोई फिक्स जगह इसको नहीं दिया और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। ठीक, तो एक तो ड्रॉबैक हो गया बच्चों की हाइड्रोजन को फिक्स जगह नहीं दिया, और
उसके बाद जो आइसोटोप्स थे वो पजेस चैलेंज किए इसको। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, और इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।